अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी। आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने हर्ड इम्यूनिटी पढ़ी थी, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। ठीक है, जिसमें एक ही एनिमल्स को वैक्सीन के ज़रिए उसको इम्यून उसका जो सिस्टम होता है इस काबिल बनाया जाता है, ताकि जितनी भी बाकी इंडिविजुअल होते हैं या कोई भी एक इंडिविजुअल को वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है या वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, जिसकी वजह से जो इंटायर पॉपुलेशन होती है, पूरी पॉपुलेशन होती है, जो वो पूरी जो पॉपुलेशन होती है इस डिजीज से बच जाती है। और वो जो जितनी भी उस इम्यूनिटी होती है एक इंडिविजुअल की वजह से, वो पूरी पॉपुलेशन में फैल जाती है। इस तरह वो सारे जो पीपल होते हैं वो इम्यून उनका जो सिस्टम होता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो उनके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिजीज के अगेंस्ट लड़ सकती है। इस तरह हम पूरी पॉपुलेशन के अंदर डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए हर्ड इम्यूनिटी को यूज किया जाता है। अब सबसे पहले हम इम्यूनिटी के एजेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाती हैं तीन है। सबसे पहले वैक्सीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है और एंटीसीड है। ठीक है, वैक्सीन की पहले भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। वैक्सीन हमारे पास क्या होती है, ये एक इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जिसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम डिजीज के अगेंस्ट हम वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को। ठीक है, या पॉपुलेशन को। इस तरह जो भी डिजीज होती है वो रेडिकेट हो जाती है, या कोई भी डिजीज अगर स्प्रेड होती है तो उन इंडिविजुअल को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है जो नहीं होते ससेप्टेबल टू डिजीज, जिनको नहीं अभी डिजीज हुई होती तो उनको भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि अगर उनको वो जो बैक्टीरिया है, वायरल है, अगर वो उनके इन्फेक्ट भी करता है, ठीक है, या अटैक करता है, तो इस तरह वो उस डिजीज के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। इस तरह उनको डिजीज नहीं डेवलप होती उन लोगों में। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मोड ऑफ एक्शन क्या है। इसमें ये होता है कि जितनी भी जब भी हमारे पास वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वो एंटीजेनिक सब्सटेंस होते हैं कि भी उसी वायरस के जो उन्हीं वायरस को क्रिएट करके उनकी बनाई जाती है। इस तरह बॉडी के अंदर उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और जो उनका मैकेनिज्म होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो स्टिमुलेट करता है ताकि वो डिजीज के अगेंस्ट लड़ सके। और इस तरह जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो डेवलप की जाती है। टाइप्स इसमें क्या, हमारे पास लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड जिसको किल्ड वैक्सीन भी कहते हैं, टॉक्सोइडा कॉम्बाइंड प्रिपरेशन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एचएस के पेपर में आता भी है। डिफाइन वैक्सीन है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, टॉक्सोइडा और कॉम्बाइंड प्रिपरेशन। उसके बाद आपने लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन की डेफिनेशन याद करनी है और ये भी याद करना है कौन सी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में ये होता है कि इसको किस तरह तैयार किया जाता है। इसमें ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलाइव होते हैं उनको यूज कर, इसलिए इसका नाम लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। उनको क्या करते हैं कि उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन की जाती है, इस तरह वो अटेन्यूएटेड हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि जो उनकी वायलेंस एबिलिटी होती है वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो एंटीजेनिसिटी एबिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है। वायलेंस एबिलिटी इसलिए खत्म की जाती है ताकि उनका जो डिजीज पैदा करने की एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाए, लेकिन जो जिस इंडिविजुअल में हमने जो वैक्सीन प्रोवाइड करनी है उस इंडिविजुअल में वो जाके डिजीज ना काज कर दे। ठीक है, जिस तरह पोलियो वैक्सीन है, अगर हम पोलियो वैक्सीन यूज कर रहे हैं तो उसकी जो वायलेंस एबिलिटी होती है उसको खत्म किया जाता है, उसकी एंटीजेनिसिटी को मेंटेन किया जाता है, ताकि वो पोलियो वैक्सीन जो है उस इंडिविजुअल में जाके पोलियो ना डिजीज ना काज कर दे। ठीक है, इस तरह उसके बाद हमारे पास इसमें बैक्टीरियल आ जाती है। बैक्टीरियल हमारे पास बीसीजी वैक्सीन आ जाती है, टाइफाइड ओरल फ्लैग आ जाती है। उसके बाद हमारे वायरल मेरे पास ओरल पोलियो वैक्सीन है, येलो फीवर है, मीजल मम्स। तो उसका जो रूट है वो आईएम होता है, जिसको हम मोस्टली इंट्रामस्कुलरी देते हैं। आपने ये अच्छे से याद करना है, रूट और बैक्टीरियल वायरल कौन से। करेक्टिसिटी में हमारे पास कहते हैं जितने भी लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो इंडिविजुअल या होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो इससे बहुत ज्यादा उनकी जो कॉपी होती है वो डेवलप होती है। इस तरह जो एक एंटीजन की डोज एक की वजह से इतनी ज्यादा लार्जर अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही होती है कि जब हम उसको इंजेक्ट कर रहे होते हैं एक ही जा रहे जब इंजेक्ट करे तो एक जाती है डोज, जब वो इंडिविजुअल में जाके होस्ट में जाके मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो ज्यादा डोज जाके प्रोड्यूस होती है एंटीजन। इस तरह ये हमारे लिए बेनिफिट होती है चीज लाइव वैक्सीन। इसके अलावा जितनी भी जो मेजर जो माइनर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एंटीजेनिक सेडिबिलिटी इसके अंदर सारे अंदर होते हैं। अगर एक इंडिविजुअल के अंदर एक हम डोज दे तो वो उसके इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए काफी है, लेकिन जो पोलियो होती है इसमें 4 डोज दी जाती है, फिर इसका जो इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो लाइव वैक्सीन होती है वो ड्यूरेबल इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसका जो नेचुरल इन्फेक्शन जो होता है वो ऑलवेज नहीं रहता कि
अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो भी गया तो उसके अगेंस्ट इतनी इसकी पावर नहीं होती। उसके बाद जितनी भी लाइव वैक्सीन होती है, इनकी माइल्ड रिस्क रिवर्जन भी होते हैं, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कोई रिस्क भी होते हैं, बेनिफिट भी होते हैं। तो इसमें ये होता है, अगर 2 मिलियन चिल्ड्रन को वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है, तो इसमें एक ही चांस होते हैं कि अगर, वो भी बहुत कम चांस होते हैं कि उसको पोलियो या उसको रिएक्शन हो गया जिस वजह से उसको पोलियो डिजीज डेवलप हो सकती है वैक्सीन की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। उसके बाद प्रिकॉशन में हमारे पास क्या होता है, प्रिकॉशन में हमने क्या करना है कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है या इम्यूनो डेफिशिएंसी के पेशेंट होते हैं, ठीक है, अनीमिया के पेशेंट होते हैं, हमने उनको लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती। इस तरह उनके बॉडी के अंदर रिएक्शन, उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि इसकी जो अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इसकी जो एंटीजेन एबिलिटी है, इसकी पावर है, उसको वो बियर नहीं कर पाते। उसके अलावा जितनी भी अगर आपने देनी भी है तो आपने 2 वैक्सीन अगर आप यूज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली इकट्ठी यूज कर रहे हैं, तो आपने डिफरेंट साइड पे, ठीक है, अगर एक आर्म पे लगा ली तो उसी आर्म पे दूसरे पे नहीं लगानी, तो आपने दूसरे आर्म पे उसको लगाना है। और उनका जो इंटरवल होता है वो 3 वीक्स एटलीस्ट होना है, एट अ टाइम लगाना है, 3 वीक्स के इंटरवल से लगाना है। और लाइव वैक्सीन को प्रॉपरली स्टोर किया जाता है ताकि इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको रिटेन कर सके। उसके बाद हमारे पास थी लाइव अटेन्यूएंट वैक्सीन। लाइव अटेन्यूएंट वैक्सीन क्या है, जिसमें इसकी जो वायलेंस एबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है, लेकिन जो एंटीजेनिसिटी एबिलिटी होती है उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, करेक्टिसिटी में हमारे पास क्या है, जितने भी होस्ट में अगर एक दफा हम इंजेक्ट कर लेते हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर जाके होती है, इस तरह ज्यादा प्रोड्यूस उसकी कॉपी होती है डोज। ठीक है, तो वो इस तरह उसकी जो डोज प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वो फिर फर्दर इंडिविजुअल में करें तो और डोज प्रोड्यूस, इस तरह हम जो पॉपुलेशन होती है उनमें ज्यादा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी मेजर माइनर कंपोनेंट होते हैं, एंटीजेनिसिटी इसके अंदर होती हैं। अगर एक सिंगल डोज हम यूज कर रहे हैं तो एक काफी होती है, लेकिन पोलियो में ये होता है इसमें 4 डोज की रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। और जो लाइव वैक्सीन होती है, ड्यूरेबल इम्यूनिटी इसके अंदर पैदा करने की एबिलिटी होती है। इसके अलावा जितनी भी वैक्सीन, हमारा लाइव वैक्सीन है, उसमें हमारे पास कितने रिवर्जन होती है, माइल्ड रिस्क भी होते हैं, 2 मिलियन में से एक बच्चे को चांस होता है कि उसको पोलियो हो। उसके बाद प्रिकॉशन मेरे पास जो होती है, अगर इसको एडमिनिस्टर हमने करना है तो ये देखना है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है वुमेन। और इसके अलावा इम्यूनो डेफिशिएंसी जो पेशेंट है उनमें नहीं करनी। इसके अगर दूसरी प्रिकॉशन हमारे पास ये, अगर 2 वैक्सीन हम दे रहे हैं एट अ टाइम, तो हमने ये ख्याल रखना है कि एक ही जगह पे नहीं उसको लगाना, तो एक टाइम पे एक आर्म पे लगाना, दूसरे टाइम पे, लेकिन दोनों में दरमियान जो ड्यूरेशन है वो 3 वीक्स का होना चाहिए। इसके लिए हमने इसको प्रॉपर्ली स्टोर करना है और ताकि इसकी जो इफेक्टिवनेस को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद हमारे पास इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन हमारे पास क्या होती है, इस पे हमारे पास इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इनमें और वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वायरस होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको पहले किल किया जाता है। ठीक है, हीट के जरिए जब उनको किल कर लिया जाता है, फिर उनको फॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मलाइज किस तरह किया जाता है, उनको केमिकल्स के जरिए, जिस तरह ताकि जो उनकी एंटीजेनिसिटी एबिलिटी होती है वो मेंटेन है, लेकिन जो पैथोजेनिसिटी होती है, डिजीज काज करने की एबिलिटी, वो लॉस्ट हो जाए। ठीक है, अगर वो ही डिजीज काज करेगी वैक्सीन, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है कि वैक्सीन देने का। इसलिए इनकी जो पैथोजेनिसिटी एबिलिटी होती है उसको लॉस किया जाता है, और जो एंटीजेनिसिटी एबिलिटी होती है उसको मेंटेन किया जाता है। तो इसने जाके जो एंटीजन होती है, इसने आके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी होती है ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो सके। इस तरह जिसको प्रीपेयर, लेकिन वो लाइव होता है, उसको लाइव ही सारा काम है। इसमें उसको किल्ड किया जाता है, लेकिन उसमें जो लाइव अटेन्यूएंट्स में उसको किल्ड नहीं किया जाता। ठीक है, वायरस को जो एजेंट होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरियल हमारे पास टाइफाइड, कोलरा, उसके बाद परटूसिस, मेनिंजाइटिस, हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा, और वायरस हमारे पास रेबीज है। ठीक है, रेबीज साल खा जाती है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस है। और इसमें जो रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सबकट होता है इंट्रामस, उसमें सिर्फ इंट्रामस ले लेते हैं, इसमें सबकट ही है। इसके बाद हमारे पास करेक्टिसिटी है, जैसे करेक्टिसिटी में 2 से 3 डोज की रिक्वायरमेंट होती है इसकी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स के लिए। इसके अलावा ये सेफ भी होती है, लेस इफेक्टिव है देन लाइव वैक्सीन। और इसके लिए डेंजरस डिजीज के लिए भी इसको यूज किया जाता है, जितनी भी वैक्सीन डेंजरस डिजीज होती है उनके लिए भी किल्ड वैक्सीन का यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाती है टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड हमारे पास क्या है, एक्सोटॉक्सिन आ जाते हैं और एंडोटॉक्सिन आ जाते हैं। अब जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म में जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इनको डीफोलिएटेड किया जाता है, फोलिएट। ठीक है, जब इनको कल डीफोलिएटेड किया जाता है, उसको किया जाता है फॉर्मलिन के जरिए। तो इस तरह जो उनकी टॉक्सिसिटी एबिलिटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर टॉक्सिसिटी एबिलिटी ही मेंटेन रहेगी तो वो जाके इंडिविजुअल में टॉक्सिसिटी काज करेंगे, जिसकी वजह से जो डिजीज काज होगी, रिएक्शन हो जाएगी। तो इसलिए इनकी जो टॉक्सिसिटी एबिलिटी है तो खत्म किया जाता है, लेकिन जो एंटीजेनिसिटी एबिलिटी होती है उसको रिटेन किया जाता है। इस तरह जो टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है वो इस तरह यूज की प्रिपेयर की जाती है। ठीक है,
उसके बाद मैकेनिज्म में हमारे पास क्या जाता है, जब ये ऑर्गेनिज्म जो अगर उसमें है, इंडिविजुअल में डिजीज है, तो ये जाके उसकी जो टॉक्सिमिटी होगी ऑर्गेनिज्म उसको खत्म कर देंगी, जो एंटीबॉडीज उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हुई वो एंटीबॉडीज उसकी टॉक्सिमिटी को खत्म कर देंगी इन्फेक्शन के दौरान। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा इसमें हमारे पास है जैसे डिप्थीरिया और टेटन टॉक्साइड, इसमें आपने बस यार कि जो ऑर्गेनिज्म की टॉक्सिक मॉलिटी है उसको बस इसने खत्म करना है। कॉम्बिनेशन हमारे पास फोर्थ है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जितने भी एमोलॉजिकल एजेंट होते हैं इसमें वन काइंड के, मोर देन वन काइंड के यूज किए जाते हैं, ठीक है। ज्यादा वैक्सीन का मिक्सचर होता है जिसको मिक्स भी कहते हैं और कम्बाइंड भी। इसमें इतना जो होती है इससे ये कॉस्ट भी कम करती है, ताकि अगर एक वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं एट अ टाइम, अगर टॉक्सॉइड है, अगर एक पेशेंट को है डिप्थीरिया है, जिस तरह डीपीटी है, डिप्थीरिया पर्टूसिस और टेटनस का, तीनों एक ही पेशेंट में तीनों डिजीज है, तो इस तरह जो डीपीटी होती है वो मिक्स करके यूज की जाती है। लिहाजा इसके बजाय कि हम इसको सिंगल सिंगल दे डोज तो वो ज्यादा महंगी होती है। इस तरह जब इकट्ठा यूज करेंगे तो वो फिर हमारी जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस होती है, सस्ती होती है। इस तरह इसमें हमारे पास उसने बताया डीपीटी यूज करते हैं, डीटीटी, डीपीटी, एमएमआर, जिसमें मीजल मम्स रूबेला अगर हो तो उसको एमएमआर दी जाती है, डीपीटी टीपीटी दी जाती है, ठीक है, जिसको इनएक्टिवेटेड बोली भी जाती है। उसके बाद पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट हमारे पास क्या होती है, जिसमें जितने भी जो वैक्सीन होती हैं टू और मोर जो स्ट्रेन यूज की जाती है एक ही स्पीशीज, मगर अगर आप एक जो होस्ट यूज करें कि उससे लेके आप वैक्सीन तैयार कर रहे हैं या इंडिविजुअल से एनिमल से, तो आपने एक ही स्पीशीज उसकी दो से तीन जो स्ट्रेन है वो यूज कर लेनी है। तो इस तरह ये पॉलीवैलेंट वैक्सीन तैयार हो जाती है। उसके बाद ऑटोजीनस वैक्सीन आ जाती है। ऑटोजीनस जो वैक्सीन होती है वो तब उसको किस तरह किया जाता है कि जो सेम पेशेंट होता है ना, मतलब एक ही पेशेंट को वो डिजीज है तो उसी से वो ऑब्टेन की जाती है ऑर्गेनिज्म, ताकि जो वैक्सीन प्रिपेयर करे हैं वो सेम, जो अगर एक इंडिविजुअल को कोई भी डिजीज है, जिस तरह पोलियो है, अगर हमने पोलियो की वैक्सीन तैयार करनी है तो हमने जो पेशेंट पोलियो वाला है तो हमने से वो ले लेना है, उसके एजेंट जो होते हैं पोलियो काज करने वाले, जो पोलियो वायरस होता है, तो उसको लेके हमने क्या करना है कि उसको अगर हमारे पास उसको लाइव अटेन्यूएट वैक्सीन है तो हम इसको प्रीपेयर करेंगे। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है कि उसको सबसे पहले उसकी जो जितनी भी उसकी जो वायलेंस एबिलिटी है तो उसको खत्म किया जाता है, एंटीजेनिसिटी को मेंटेन किया जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि उसको सेम पेशेंट से ही जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लिया जाता है, फिर वो वैक्सीन तैयार की जाती है। ऑटो का मतलब होता है सेम, ठीक है, ऑटोजेनिस, ऑटोजेनिस वैक्सीन में सेम पेशेंट से ही, ठीक है, ऑर्गेनिज्म लिया जाता है और वो वैक्सीन तैयार की जाती है। उसके बाद अर्जुवेंट वैक्सीन, अर्जुवेंट वैक्सीन हमारे पास क्या होती है, इस अर्जुवेंट वैक्सीन में ये होता है कि वैक्सीन की जो एबिलिटी होती है या उसकी जितनी भी पावर होती है उसको हमने अगर उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करना चाहती हैं कि जितनी भी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है उससे ज्यादा अमाउंट में बने, ठीक है, करंट से ज्यादा अमाउंट में ज्यादा बने, तो फिर जो कुछ एजेंट होते हैं उनको यूज किया जाता है वैक्सीन के साथ ही, ताकि उसकी जो पावर है वो ज्यादा हो और वो फिर एंटीबॉडीज बनाए ज्यादा उसके अगेंस्ट। तो ये होती है हमारे पास जितनी भी एडजुवेंट वैक्सीन होती है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, adjuvant vaccine are substances that are added to vaccine with the intention of potentiating the immune response so that a greater amount of antibody is produced a lesser quantity। इस तरह जो एंटीजन की एबिलिटी होती है वो क्वांटिटी पे फिर काम यूज की जाती है, ठीक है, क्योंकि जो ये जो एजेंट होते हैं ये सारे होते हैं वो उसकी इंक्रीज कर देते हैं, इस तरह ये काम यूज होती है। इज रिक्वायर्ड एंड फीवर डोजेस टू बी गिवन, क्योंकि फिर दो थोड़ी डोज की जरूरत पड़ती है देने की, क्योंकि यही इतनी इनके अंदर पावर होती है कि जाकर उसके इम्यून सिस्टम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, या एंटीजन एबिलिटी होती है इसको स्ट्रॉन्ग कर देता है ताकि वो एंटीबॉडी ज्यादा बने। जिसमें एल्यूमिनियम फास्फेट आ जाता है और इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, वो इसके अलावा वाटर इन ऑयल में जाता है। अमीनोग्लोबिन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं। अमीनोग्लोबिन हमारे पास कहते हैं ये हमारे पास वो एजेंट होते हैं जिस जो कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें हमारे पास 5 मेजर है, आईजीजी है, आईजी है, उसके बाद आईजीडी है, आईजीई है, आईजीएम है। आईजीजी को 10% होता है सीरम अमीनो, टोटल सीरम आपने सिर्फ ये परसेंटेज याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा आईजीए है वो 15% होता है, और ठीक है जो हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, सिक्रीशन में बॉडी की जितनी भी है, और उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन में भी। और जो आईजीडी हमारे पास जो थी 0.3 से 0.4 mg पर 100 ml सीरम में होता है, और ये 2 to 8 इसका हाफ लाइफ टाइम। ये जितनी भी हमारे पास वैल्यू आपने अच्छे से याद करनी है बच्चे, ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईजी जो ई है वो हमारे पास है जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन होती है, टाइप 1 जो होती है जिसमें, तो वहां पे ये इसको यूज किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तब ये प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये होती है 10 से 130 जो माइक्रोग्राम होती है यहाँ पर 100 ml इतनी होती है ये सीरम लेवल पे, ठीक है। और जो आईजीएम होती है ये हमारे पास जितनी भी हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं और अमीनोग्लोबिन ही होती है, लेकिन ये जो होती है ये डिटेक्टेबल है, लेकिन ये इतनी अभी इतनी यूज नहीं हो रही होती, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन की प्रिपरेशन आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन है,
जो नॉर्मल ह्यूमन आईजीजी है वो एंटीबॉडीज की रिच फ्रैक्शन में होती है। इसके इसमें क्या होता है, जो 1000 डोनर जो इंडिविजुअल लिए जाते हैं एक पूल के अंदर बना के, तो उससे इनको तैयार किया जाता है। और इसके अलावा जितनी भी आईजीए सिक्रीशन होती है इसमें लो होती है, नॉर्मल ह्यूमन आईजीए। इसके अलावा इसके यूजेस है, यूजेस में इसको मीजल के लिए यूज करते हैं, जितनी भी मीजल डिजीज है इसे प्रिवेंट की जाती है। और इसके अलावा इसकी टेम्परेरी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाती है, जिसमें हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन कहा जाता है। कोई भी एंडेमिक एरिया में अगर एक इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहा है तो उसको सबसे पहले जो होती है, जो हेपेटाइटिस ए का पेशेंट है तो उसको वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक आईजीजी आ जाती है। इसमें भी इसको एटलीस्ट 5 टाइम जो एंटीबॉडीज की पोटेंशियल एबिलिटी, अगर एक एंटीबॉडीज की पोटेंशियल एबिलिटी है और 5 मिलके एक बनाती है तो ये स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन का काम होता है। स्पेसिफिक ह्यूमन आईजीजी जितनी भी प्रोटेक्शन 5 एंटीबॉडीज मिलकर काम कर रही होती है ये ए के बराबर होती है, इसके अंदर इतनी पोटेंसी होती है। उसके बाद इसमें ये यूज कहाँ कहाँ पे होती है, जो इन्फेक्शन होता है, अगर कोई इंडिविजुअल रिकवर है इन्फेक्शन तो उस पेशेंट में इसको दिए जाते हैं ताकि उसको दोबारा जो इन्फेक्शन है दोबारा ना हो। इसके अलावा जितने भी इंडिविजुअल हैं अगर इम्यूनाइजेशन को प्रोवाइड करने किसी भी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट, अगर कोई स्पेसिफिक इसको डिजीज है तो उसके लिए हमने इसको प्रोवाइड करनी होती है स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन। उसके बाद इसके यूजेस आ जाते हैं प्रोफाइलैक्सिस, जितने भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उनको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और रेबीज के लिए। और इसके अलावा टेटनस प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज की जाती है, जो वांटेड पर्सन होते हैं, जो रोड एक्सीडेंट के बाद बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद उसका रूट क्या हमारे पास क्या था, इसको आईएम दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली। प्रिकॉशन हमारे पास क्या है, इसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बिफोर और आफ्टर आपने नहीं देनी। और जितनी भी पीछे हमने पढ़ा था लैब अटेन्यूएटेड वैक्सीन हमने प्रेग्नेंट वुमेन और इम्यूनो डेफिशिएंसी जितने भी पेशेंट हमने उनको प्रोवाइड नहीं करनी। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं। साइड इफेक्ट मेरे पास लोकल है, स्पेस सिस्टमेटिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लोकल में हमारे पास सबसे पहले पेन आ जाता है, इसके अलावा स्टीरॉयड एब्सेसिस आ जाते हैं। कोई भी बाउंड है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या रिएक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद सिस्टमेटिक जो ब्लड की रिएक्शन होते हैं इसमें रैपिड आ जाते हैं और लेट आते हैं। रैपिड में एनाफाइलेक्टिक जितनी भी एलर्जी रिएक्शन होंगी, जिस तरह फीवर हो जाता है, चीज है, उसके बाद हमारे पास पेन है, शोक है। लेटल में उसके बाद हमारे पास पायरेक्सिया, आर्थराइलेजिया है जिसमें जॉइंट्स की पेन हो जाती है, डायरिया आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एंटी सीरा और एंटी टॉक्सिन। इसमें क्या होता है, जितने भी ये मटेरियल होते हैं इनको प्रिपरेशन सबसे पहले बता रहा है, जिससे भी ये मटेरियल प्रिपेयर किए जाते हैं एनिमल से प्रिपेयर किए जाते हैं। ये इसमें क्या होता है कि ये सीरम होता है जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं, और इसके अलावा जो एंटीबॉडीज ऑब्टेन की जाती है एक एनिमल से उसको क्या करता है, जा तो पहले उस एनिमल्स को जा तो इम्यूनाइज किया जाता है इंजेक्शन के जरिए, ठीक है, कोई भी एंटीजन जो इंजेक्ट होता है या उसका इंजेक्शन बनाया जाता है एंटीजन का, तो उसको इंजेक्ट किया जाता है उस एनिमल्स की बॉडी में ताकि जिसकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो सके, फिर वहां से उसके सीरम को लिया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी जो इंडिविजुअल है उसको इन्फेक्शन है माइक्रोनिज्म के जरिए, जो बैक्टीरियल है वायरस है, तो उसको पहले सबसे पहले उसकी वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद उसे सीरम लिया जाता है ताकि उसके अंदर जितनी भी वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं वो सीरम में इकट्ठी हो जाती है, फिर वो आगे फर्दर इंडिविजुअल में यूज की जाती है ताकि उसको इंडिविजुअल को डिजीज ना काज हो। इस तरह ये पैसिव इम्यूनिटी का जो इम्यूनिटी होती है वो डेवलप हो जाती है। उसके बाद टायर्स में बताइए सेंस मोनोवेलेंट आ जाती है, पॉलीवेलेंट है। मोनोवेलेंट हमारे पास जो स्पेसिफिक होती है वन टाइप के लिए, ठीक है, और पॉलीवेलेंट में ज्यादा आ जाती है, टू और मोर आ जाती है, जिसमें डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन आ जाती है, एंटीटॉक्सिन अगेंस्ट गैस गैंग्रीन आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है बोtuलिज्म। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।